दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी पर। सुमित्रा बहुत बड़े अफसर की माँ थी। उसका बेटा पूरे 70,000 रुपये माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बेटी सुमित्रा की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में दो एक बार दिनेश ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने दिनेश से कहा, महीने की महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो दिनेश? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। नव्या कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती। वो बूढ़ी औरत हैं, बेचारी रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर रखें। दिनेश ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों का पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। दिनेश चुप तो हो गया था, लेकिन ललित जी ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुन ली थी। इसलिए व्यर्थ के क्लेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया था। कई दिनों बाद आज उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा सा रहा। सुबह होते ही घर का हंगामा हो गया। दिनेश कहे कि पूरे 70,000 थे, मगर बहू की एक बात पर अड़ी हुई थी कि 500 कम 70,000 थे। नव्या, रुपये कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 70,000 संभाल कर लाया था, आदर्श ने जोर से कहा। तुमने देखा नहीं, कल रात को मैं नोट खाकर ही सोई हुई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज से उत्तर दिया। नव्या, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएंगी? और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक की सीलबंदी नई गड्डी में से रुपये गायब कैसे हो सकते हैं? तुमने करने वाले कमाल ही करते हैं दिनेश। तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं, बहू ने शब्दों को गोल गोल कर लपेटते हुए कहा। दिनेश तो आंखें नीचे कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रखी थी, तो बात बढ़ जाने के भय से उसने मजबूरन थाली में रखी 2 रोटियां खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी। उसकी इतना बड़ा कलंक, जिस बेटे को जवान करके मैं विधवा अपनी माँ ने जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में बर्तन धोना मांजना किया, तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निकल गया। धिक्कार है! सुमित्रा जी की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुपचाप देखकर दिनेश परेशान था। उसकी इच्छा होती कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह भी खुद जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज़ में नव्या से बात की, किंतु वह उसे हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, दिनेश, अभी तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अब उनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह भी बात आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं? गांव में कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ आऊं। दिनेश ने रूखे सुर में कहा। आदर्श, तुम इतने बड़े अफसर हो,
दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोच कर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते? तो मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों में रहेगी तो मन भी कड़वाहट दूर हो जाएगी। नव्या ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। सुमित्रा जी तो इस बंधन से मुक्ति चाहती थी और उसके हाँ करने पर आदर्श ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहाई की गई, लेकिन बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी। इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में ही थे। शेष कमी दिनेश ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तसरिया लाकर पूरी कर दी। पिछले पाड़े की बिमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आई पहुंची। दिनेश और उसकी माँ से पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे दिनेश, आज गांव की राह कैसे भूल गया? विमला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है क्या? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। दिनेश ने शब्द जाल की आत्मीयता दर्शाती। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न लेते आए? देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत हैं, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़ी ही सुनोगी भाभी। वह खूबसूरत हैं इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरती बताएंगे, दिनेश ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ ही लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली न हो जाए, भाभी ने व्यंग्य किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाए या नहीं। तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखिए, 7 पर्दों में। भाभी, तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली हैं तो शीश महल में रखे जाना चाहिए। अगर ताजमहल के बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले लो तो मैं शीश महल भी बनवा दूंगा। बेटा दिनेश, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? विमला काकी तो जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा, 1,50,000 वह बड़े अफसर वजन तोलने लगी। कटकार कर बस ही कोई 30-35 हजार काफ़ी कंजूसी करके बताई उसने। 30-35 हजार? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज़्यादा है भाभी, शहर के खर्च तुम जानती ही नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। दिनेश ने व्यवस्था दर्शाई। देवर जी तो इसलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदासी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इसका भी मन बदल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। आदर्श ने स्पष्टी तो किया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है। आदर्श, जिसका मन अपने बेटे पोती से न बदले वह दूसरों की बीच खुशी कैसे रहेगी? बेटा, तू पढ़ा लिखा है, अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाई? मगर बेटा, बेचारी ललिता ने जिंदगी भर बहुत तुझे झेला है, कभी इसकी आत्म मत दुकाना। विमला काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कभी कसर नहीं छोड़ूंगा, आदर्श ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बात करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चल गए। दिनेश भी जाने की तैयार हो गया। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 500 का नोट थमाकर विदा ली।
माँ ने भी बेटे को रियायत दी और वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखें। बहू ने कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मंजा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 500 रुपये देकर गया था। आदर्श और माँ को 500 रुपये में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 10 रुपये ही बचा पाई थी। अभी रोज़ की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज़ रोज़ कहाँ ज़रूरत है। वह सोचने लगी, सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा बनवाकर 500 रुपये दे गया। सुबह के वक्त एक पाव दूध लेने में ही 45 रुपये की उधारी चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाएगा। यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़ गए थे। दूध वाला रोज़ पूछ ही लेता कि दादी मनी ऑर्डर आया है कि नहीं। आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह स्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 रुपये दिन के 300 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 200 रुपये में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 1 रुपये का तेल डलवाया और घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठ जाती। भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें और नातिया पोतियाँ उसके पास आकर बैठ जाती, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ को बोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर ललिता ने अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी कर दे, उसे बड़ा अफसर बनाए। ललिता ने गहरे कुएं से भरी इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती हैं, उसने कपड़े में लपेट कर रखी और एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी दे कर लौटी। उसके घर का दोपहर झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। ललिता जी ने आधे में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं एक चौथाई टुकड़ा दाल से खा लिया। मगर उस दिन ललिता के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातनाएं जूझ रही थी। इतनी ही बार उसे मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैर पर आ लिपटी और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। और दिन से खाली पेट ललिता डाकिये के इंतजार में आती, छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसुनाहट पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे झबरू पर उसकी नज़र पड़ी। कुत्ता न जाने कहाँ से एक रोटी उठा लाया था और सूने आंगन में बैठाकर आराम से रोटी खा रहा था। ललिता दबे पांव चूल्हे के पास आए और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक वह हमले से घबराते हुए कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत पर बनकर छा गई थी। उसने मुंह से हिचकी और आंखों से पानी फूट पड़े। वह निडाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसने एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। ललिता जी अपने छप्पर के आकर बैठ गई थी। उसने आंखों में गंगा यमुना समाई हुई थी, किंतु दूर दूर तक बड़े झबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। ललिता चारपाई पर निराश हताश सी बैठी थी, कभी झमरू और कभी दूर पड़ी रोटी के देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा डालकर छपरी में
ही ऊपर लगी बिल्ली में झूल जाए, किंतु बड़े अफसर की मर्यादा उसने मरने न दे रही थी और न ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर ध्यान से हटाकर घड़े से एक गिलास पानी पीकर ही पीना चाहा, किंतु मैं दो दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने ही बजाय गले में ही अटक गया था और उसका दम घुटने लगा था। बहुत देर तक हाथ पैर चटपटाने और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निडाल होकर चारपाई पर पड़ गई और थोड़ी देर में उसकी अंतड़ियां फिर कुलबुलाने लगी थी। तो उसने उठकर आटे की हांडियां उठाकर देखी तो कुछ आटा हांडियों में ही इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हांडियां सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए और उसने झटपटाते गिलास का सारा पानी हांडियों के पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफ़ेद मटमैला सा हो गया था। उसने कपकपाते हाथों से हांडियां उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में सारा पानी अपने पेट में उड़ेल दिया। काफ़ी देर वह वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। झबरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचार में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है। वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर खाने पर विवश हो गई हैं। भगवान अभी आके कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 दिन से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता में विचारों में डूब गई और बाहर से आवाज़ दी, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारे मनी ऑर्डर हैं। ललिता जी ने उठकर बाहर आई और सामने रखी डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिन बाद मनी ऑर्डर लेकर आए हैं। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई है। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर कोई उधर से मनी ऑर्डर भेजेगा तभी तो लेकर आऊँगा। भैया, बात तो तुम्हारी सच है, तुम अपने घर से थोड़ी ही लेकर आओगे। यह तो बोझ भेजने वाला ही नियत पर ही है। दादी, पहले 500 रुपये दो, तभी मनी ऑर्डर मिल पाएगा। इस बार बेरंग मनी ऑर्डर आया है। बेरंग मनी ऑर्डर आया है मतलब बेरंग मनी ऑर्डर वाले ने वहाँ सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई कागज़ पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं, तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है। इसी तरह बेरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा मनी ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचा है। अब जल्दी से 500 रुपये दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे 500 रुपये कहाँ हैं? यह तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकार की फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर दे कैसे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दो, मैं किसने मांगने जाऊं? बेटा, यहाँ रुपए देने वाला कौन है? तुम ही 500 रुपये काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मा, महीने में पगार मिलते हैं, 2-4 पैसे कहाँ हाथ आते हैं। कितने दिनों से बचे नमक के साथ रोटी खा दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश हस्त में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। 500 का नोट मुझे दे दो। पहले मुझे 500 रुपये लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर का पैसे दे सकूँगा। मैंने ऐसा कौन देगा? बेटा, यह किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा, तो यह होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और कहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। यह क्या बात हुई दादी? मुझे और भी बहुत काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम माथे सौंपा है। यह था ना कहा कि तुम घूमने फिर ना। बेटा, तुम ही कोई रास्ता बनाओ। लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वह तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता। 500 रुपये कैसे देगा? ठीक है, चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेकार भी करूँगा। उसने ऐसा एहसान सा जताते हुए दुखी स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। ललिता ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चली।
वह भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके दूसरी ओर क्षण बोला, थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 500 रुपये दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसे भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति तथा दलिता को दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गले से 500 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 500 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में मनी ऑर्डर फार्म इंक पैड निकालकर अपनी पुड़िया बनाकर आर्ट के पास ले गया। वह घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देखकर पूछा, घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी की तरकार नहीं लाला, 8 दाल ही बहुत हैं। तुम्हारी मरंजी 5 रुपये का आटा और दाल के 2 रुपये, 7 और पिछले 22 रुपये ये हो गए और 5 रुपये खुले लिए, कुल मिलाकर वह 25 रुपये हैं। पहले तो शेर भर ही आटा लिया था लाला जी, इसके 22 रुपये। लेने वाले को याद नहीं, लेकिन देने वाले को याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्च मसाला अलग दूसरी बार दिया था। लाला जी, मैं तेल डलवाने के लिए डिबरी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया, मैं तो 1 बोतल घासलेट के पैसे भूल गया ही था। 32 और 5 37 और तुमने बेटे धुलचंद ने दूध के सारे 17 रुपये भी दुकान के खाते में लिखवा कर रखे हैं। तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए? कुल मिलाकर 50 रुपये हो गए हैं। और हाँ, उसकी दाल से पिछले महीने 500 रुपये की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी। 60 रुपये ही उधार लेकर तुमने आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2 रुपये के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है, इसलिए दुखी हो कर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रख देने वाले को सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की जरूरत किसे है? मैं कभी किसी के सटिया घर में नहीं डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम, और दुकान के सामने नहीं खाया। वह सब भूल गई मैं। कुछ भूल नहीं लाला जी, तुमने सब याद है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 5 रुपये के लिए बेटे की कसम खाऊं, यह नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने के वाले को तुमने खुशी से 500 रुपये इनाम दे दिया। हमारा आटा, तेल, लकड़ी और 2 महीने का इंतजार सब भूल गए। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वह तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे। आदर्श ने जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बेरंग मनी ऑर्डर भेजा था। ललिता ने स्पष्टीकरण किया। बेरंगी मनी ऑर्डर कर? हाँ लाला जी, उसने बताया कि आदर्श ने वह फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सारी फीस मुझसे वसूली की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 5 रुपये भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बेरंग होता है, यह तो पहली बार सुना है। झबरू पर झपटी थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि वह लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रुकेश्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी, उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा डांट दो, 2 डंडे मार दो, वह तो किधर भी मुड़ जाएगा। ललिता, मैं तुम्हारे दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर? तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन औलाद का होना ना होना एक बराबर है। तू भी सब कर ले कि तेरा बेटा नहीं। लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह लाखों में एक है। जरूरत उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वह तेरे बिना एक पल ही रह सकता। उसकी शुष्क आंखों में आंसू उमड़ आए। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता, ललिता ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मैंने ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा वह भी बेरंग। ऐसा ही लायक होता है तो अपने पास ना रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वह तुझे इस वक्त में बुढ़ापे बेसहारा अकेली छोड़कर गया।
गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास हैं। बड़े अफसर होने से ये तो अनपढ़ गवार ही भले हैं, दुख सुख में साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही रोटी खोटी है, वरना मेरा आदर्श तो ऐसा नहीं है। शायद मुझे ही कोई कमी होगी। जब से ब्याई आई हूँ ऐसे ही ज़िंदगी बिताई है, खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला है, और आज भी अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊँ, मेरी मर्जी, बाकी पैसे जमा कर ते तुम कहाँ संभालती फिरोगी। उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। नहीं लाला जी, पैसे मुझे दो। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ऐसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है तो तुम्हारे खाते में लिखा रखना, और जब तुम्हें ज़रूरत होती सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान में तो आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो ज़रूरत के हिसाब से सामान ले लिया जा सकता है। और रात बिरात हमें बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं हाथ में पैसे होने की किसी को तकलीफ़ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 40 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधार से निकलते वक्त मैं देता आऊँगा। कभी खुले रुपए नहीं हैं। कल धूलीचंद दूध लेने आएगा तो वहाँ पहुँचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। कैसी बात करती हो ललिता, अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापे कैसे निकलेगा। अब और कौन से बुढ़ापे का इंतजार करूं लाला, यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की मेरी ख्वाहिश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है, अभी 500 रुपये लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ, लाला ने कहा और उठकर दुकान के बीच में रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या और शाम क्या, आपको रुपए देने हैं तो अभी दे दो। हमने 2 महीने तक इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं। भरोसा रखो ललिता, मैं दुकान खोल कर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागूंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। ललिता शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चली गई। लाला को प्राण सी देखती रह गई। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों से कपकपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश ललिता डगमगाते शरीर में से अपने घर की ओर चली पड़ी। लाला भोलू चंद ने ललिता के नाम आई बेरंग बनी ऑर्डर के 50 रुपये के हिसाब को 1.5 महीने तक खींचने ऐसा समेट कि बूढ़ी ललिता एक दिन भर में पूरी रोटी न खा सकी। झबरू का हिस्सा भी सिमटकर चौथाई रोटी तक ही रह गया था।